विराम चिन्हों के बारे में। हमने 19 विराम चिन्हों को आपको इसमें लिया हुआ है। ये जो 19 विराम चिन्ह जो कि हिंदी में कहीं ना कहीं प्रयोग किए जाते हैं, इन सारे विराम चिन्हों को हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो विराम चिन्ह, पहली बात तो विराम चिन्ह होता क्या है। तो किसी वाक्य को बोलने में या उसको स्पष्ट रूप देने में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ताकि वाक्य की स्पष्टता हो सके, शब्द की स्पष्टता हो सके, कि बात क्या कही गई है वो समझ में आ सके, उसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। कुछ विराम चिन्हों में पूर्ण रूप से रुकना पड़ता है, कुछ में थोड़े समय के रुकना पड़ता है, कुछ विराम चिन्ह के लिए ज़्यादा समय रुकना पड़ता है। तो इन सारे विराम चिन्हों को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। तो पहला जो हमारा विराम चिन्ह है वह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो कि वाक्य के अंत में, ऐसा वाक्य जब वाक्य हम बोलते हैं जैसे राम घर जाता है, तो राम घर जाता है, अब है के बाद क्या हो गया, पूर्ण विराम लग जाता है। क्यों? क्योंकि वाक्य पूरा हो गया है। जब वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है जहाँ पर, वहाँ पे पूर्ण विराम लग जाता है। जैसा कि आप पूर्ण विराम का चिन्ह देख रहे हैं, एक सीधी खड़ी पाई होती है पूर्ण विराम। ये कहाँ लगता है? तो ये वाक्य के अंत में लगता है। वाक्य के अंत में क्यों लगता है? क्योंकि वाक्य के अंत में, इसलिए जब वाक्य समाप्त हो जाता है वहाँ पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लग जाता है। फिर उसके बाद आता है, जैसे देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य समाप्त हो गया। ये जरूरी नहीं है कि पूर्ण विराम जहाँ वाक्य जो है समाप्त हो जाता है वहां पे लग जाता है, लेकिन दो ऐसे कंडीशन आते हैं जहां पे पूर्ण विराम नहीं लगता है। जैसे एक जो है विस्मयादिबोधक, जैसे वाह क्या दृश्य है। अब इसमें देखिए वाह क्या दृश्य है, इस वाक्य में क्या है, वाह आया, यानी विस्मयवाचक शब्द है या विस्मयादिबोधक आ गया। तो जहां पे हर्ष उल्लास दुख ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो विस्मय सूचक जहां पे वाक्य आएगा वहां पे पूर्ण विराम का यूज नहीं होता। दो कंडीशन है, जहां वाक्य पूरा होगा वहां तो विराम चिन्ह लगेगा, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जहां पे पूर्ण विराम नहीं लगने वाला है आपका। और एक होता है आप क्या कर रहे हैं, यहां देखिए क्वेश्चन मार्क का, यानी प्रश्नवाचक, जब वाक्य में प्रश्न किया गया हो या विस्मयवाचक हो, तो इन दो वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपको मतलब बखूबी याद रखना है। क्या? कि पूर्ण विराम कहाँ कहाँ यूज नहीं किया जाएगा? शब्द के अंत में, एक तो प्रश्नवाचक के और एक लास्ट आपका होता है विस्मयादिबोधक के। ये दो ऐसे जो आपके वाक्य हैं जिसमें वो प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है साथी, तो ये चीज आपको याद रखना है। दोस्तों दूसरा हमारा जो पूर्ण विराम जो विराम है उसको हम बोलते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होता है? पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज़्यादा समय लेता है। यानी जो अल्प विराम होता है उसे अधिक समय के लिए रुकना पड़ता है, और पूर्ण विराम से कम समय के लिए। जब वाक्य में ऐसा ठहराव आ जाए जहाँ पे पूर्ण विराम से कम और अर्ध विराम से मतलब अल्प विराम से ज़्यादा समय वहाँ पे ठहरना पड़े वाक्य में, वो होता है हमारा अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह आप देख पा रहे हैं, ऐसे इसको ये अर्ध विराम ऐसे इस तरह से चिन्ह होता है। अल्प विराम के ऊपर क्या हो जाता है? बिंदी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अर्ध विराम। जैसे आम फलों का राजा है, किंतु श्रीनगर के सेब भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ पे अब देखिए बात क्या हुई, इसमें अर्ध विराम में क्या है, यहाँ पे देखिए अर्ध विराम का चिन्ह लगा हुआ है कि आम तो फलों का राजा, यानी आम जो है फलों में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन श्रीनगर के सेब भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें, यहाँ पे जब क्या है अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम अवस्था में रुकना पड़े, तो वहाँ पे क्या करते हैं? अर्ध विराम का चिन्ह दे देते हैं। उसी के बाद अगला है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम जहाँ थोड़े समय के लिए वाक्य में क्या हो, थोड़े समय के लिए ठहराव हो, वहाँ पे हमारा क्या होता है? अल्प विराम। आप अल्प विराम का चिन्ह यहाँ पे देख पा रहे हैं, अल्प विराम का चिन्ह ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे राम ने अपनी संपत्ति, फिर यहाँ पे देखिए अल्प विराम है, मर्यादा, मान मर्यादा सब खो दिया।
तो यहाँ पे संपत्ति और मान मर्यादा के बीच में एक चिन्ह आया है जिसको हम कहते हैं अल्प विराम। यहाँ पे क्या है, ये अर्ध विराम से भी कम समय में, मतलब ये अर्ध विराम से भी कम समय रुकना होता है यहाँ पे थोड़ा सा, तो वहाँ पे अल्प विराम होता है। जैसे हाँ मैं जा सकता हूँ, पाप पुण्य, यानी जो अल्प विराम हमारा होता है वो एक समान शब्द में भी जो है उसका प्रयोग हो सकता है, या फिर प्रश्न में अगर कोई प्रश्न कहा जा रहा है जहाँ पे हाँ और ना में उत्तर जब देना होता है वहाँ भी हमारा क्या होता है, अल्प विराम प्रयोग किया जा सकता है। दो कंडीशन है, एक या तो प्रश्न किया जा रहा है हाँ और ना में अगर उत्तर दिया जा रहा है तो वहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग होगा, और या एक समान जैसे शब्दों जैसे पाप पुण्य, सच झूठ, ठीक है, सत्य असत्य, तो यहाँ पे जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। अगला है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का चिन्ह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। प्रश्नवाचक आप कैसे हो, आप कैसे हो, यानी कैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक। ये तो आसान होता है, वाक्य में जब प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे प्रश्नवाचक का प्रयोग होता है। तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक प्रयोग हुआ है। अब उसके बाद है विस्मय सूचक। विस्मय सूचक का चिन्ह ये है। विस्मय सूचक में क्या होता है, जो पूर्ण विराम होता है उसी की तरफ पाई खींच करके खड़ी पाई उसके नीचे बिंदी दे दी जाती है। जैसे हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द लगा हुआ, विस्मय का सूचक का चिन्ह लगा हुआ। वाह क्या दृश्य है, तो यहाँ पे देखिए वाह क्या दृश्य है, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ, विस्मय सूचक शब्द यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है। वैसे ही उद्धरण। उद्धरण क्या होता है, शब्दों को ज्यों का त्यों प्रयोग करना, यानी किसी के द्वारा कहे गए युक्ति को जो भी व्यक्ति वो कह चुका है उस उक्ति को या उसके द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना। जैसे गांधी जी ने क्या किया था, करो या मरो का नारा दिया था। हमने लिखा कि गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया, तो करो और मरो जो नारा दिया गया है उसको हम क्या लिखेंगे, उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि तुलसीदास जी का कहना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, यानी जिसको हम कहते हैं क्या, उद्धरण। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, ज्यों का त्यों, अगर किसी वाक्य को ज्यों का त्यों यूज कर रहे हैं तो वहां सिंगल उद्धरण का चिन्ह, एक यानी जो है वहां पे दोहरे उद्धरण का चिन्ह लगता है। यानी यहाँ पे देखिए एक वाक्य को जैसा तुलसीदास जी ने लिखा वैसे भी हमने कह दिया, तो यहाँ पे दोहरे उद्धरण का चिन्ह लगा। लेकिन जब किसी वाक्य को कहने में किसी एक शब्द विशेष पर बल दिया जाए, वाक्य को कहने में किसी एक शब्द पर विशेष बल दिया जाता है, तब वहां पर उस जिस शब्द पे बल देना होता उसको एकहरे उद्धरण में कर देते हैं। तो एकहरा दोहरा अब यहाँ पे देखा, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर उनके नाम से भी वो प्रसिद्ध हैं। तो दिनकर क्या है, एक विशेष शब्द है इस वाक्य का, तो इस पर विशेष बल देने के लिए क्या किया जाता है, इकहरे उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर वाक्य ही पूरा का पूरा किसी के कहे द्वारा वाक्य को ज्यों का त्यों अगर आप लिख रहे हो तो वहाँ पे डबल जो है यानी दोहरे जो है उद्धरण का प्रयोग किया जाएगा। अगला जो हमारा है योजक। योजक चिन्ह क्या होता है, ये शब्द युग्मों में, योजक चिन्ह का आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा चिन्ह होता है माइनस की तरह, तो ये शब्द युग्मों, जहां शब्द युग्म होते हैं वहां पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब ये शब्द युग्म क्या होते हैं, तो शब्द युग्म देखिए वो क्या होते हैं, समान शब्द हो सकते हैं, एक समान शब्द शब्दों की पुनरावृत्ति भी हो सकती है, विलोम शब्द भी हो सकते हैं, शब्द अलग अलग श्रुत भिन्नार्थक भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा रात दिन, रात दिन क्या है, विलोम शब्द है, तो विलोम इन दोनों के बीच में क्या लग गया, योजक चिन्ह लग गया। यहाँ पे देखिए घर घर, ये समान, ये शब्दों की पुनरावृत्ति है। यहाँ चांद सा चेहरा, झील सी आंखें, ठीक है, तो चांद सा चेहरा यानी यहाँ पे तुलना हो रहा है, तो जहाँ तुलना भी हो के समान या के प्रकार, जहां तुलना भी होगा वहां भी क्या चिन्ह लगेगा, आपका योजक का चिन्ह वहां पर भी आपका होना चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा कोष्टक। कोष्टक क्या होता है, तो कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए,
कोष्टक का प्रयोग जहाँ कठिन शब्द होते हैं उनके अर्थों को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक लगाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे वाग्यंत्र खराब ना हो जाए। वाग्यंत्र का मतलब क्या होता है? वाणी के साधन। ठीक है, वाग्यंत्र मतलब वाणी के साधन, जो कथनी कह रहे हैं कहीं वो खराब ना हो जाए। तो वाग्यंत्र क्या हो गया? वाणी के साधन। तो ये वाग्यंत्र जो शब्द है इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए ये कोष्टक में क्या लिखा गया है? क्या है? वाणी के साधन। ठीक है, तो इसका अर्थ स्पष्ट, यानी वाक्य में किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्या किया जाता है? कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। वहीं निर्देशक, निर्देशक क्या होता है? यानी संवाद, यानी बातचीत चल रही है और क्या हालचाल है? राम बोला क्या हालचाल है? श्याम ने कहा ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो फिर राम कहता और कैसे आए हैं, क्या हालचाल है? तो ये इस तरह से आपसी संवाद जहाँ पे होता है। जैसे देखिए, रवि आप कहाँ से कहाँ रहते हो? तो राम कह रहा है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो यहाँ देखिए रवि और राम के बाद जो है किसका चिन्ह लगा हुआ है? निर्देशक का। ये योजक और निर्देशक एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन एक नहीं है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखिए, त्रुटिबोधक या हंस पदक। त्रुटिबोधक या हंस पदक चिन्ह वो चिन्ह होता है जहां पर कभी वाक्य में कोई शब्द गलती से छूट जाए या लिखने में हम वो शब्द भूल जाते हैं, तो वहाँ पे त्रुटिपूरक शब्द को हम दर्शाने के लिए ये चिन्ह दर्शाते हैं, यानी ये वी वाला, इस प्रकार से। ठीक है, एरो के जैसे। जैसे देखिए, मेरा राम लिया है क्या? कलम। अब कलम हम भूल गए, यहाँ पे कलम जब भूल गए तो यहाँ पे कलम भूल गए तो हमने ऐसे एरो लगा दिया, ऊपर लिख दिया कलम। ठीक है, अब जगह कम थी, हमने तो लिख दिया, भूल बस त्रुटि हो गई हमसे, तो एरो दे करके हमने कलम लिख दिया ऊपर। ठीक है, तो ये होता है त्रुटिपूरक या हंस पदक या त्रुटिबोधक कह सकते हैं। रेखांकन, रेखांकन क्या है? रेखांकन महत्वपूर्ण शब्द, कोई वाक्य है, उस वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द को किसी ऐसे शब्द जिसकी महत्वता को दर्शानी हो उसके नीचे लाइन बना देते हैं, यानी रेखा खींच देते हैं। जैसे गोदान प्रेमचंद जी ने लिखा है, तो गोदान इस जो वाक्य है इसमें क्या है? मेन शब्द है। ठीक है, इसको महत्वपूर्ण इस वाक्य का शब्द है तो गोदान। तो गोदान यहाँ पे क्या हो गया आपका? उसके नीचे अंडरलाइन हो गया। तो इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। आइए देखिए, 12वां हमारा जो चिन्ह है 12 नंबर का, ये है लाघव। लाघव का अर्थ होता है क्या? संक्षिप्त, यानी शब्दों को संक्षिप्त में लिखना ही क्या होता है? लाघव चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह यहाँ पे देखिए जीरो छोटा सा लगा दिया जाता है। जैसे शब्दों को संक्षिप्त रूप, जैसे डॉक्टर को डा बना के जीरो लिख देते हैं, प्रोफेसर को प्रो बना करके जीरो लिख देते हैं, तो ये हमारा लाघव है। अब देखिए लोप चिन्ह। लोप चिन्ह आप देखते हैं रिक्त स्थान जहां भरने की बात आती है, एक वाक्य दिया जाता है और उसमें कुछ खाली जगह छोड़ दिए जाते हैं और उसमें उचित शब्द भरना होता है। जैसे राम ने को मारा, किसको? रावण को। ठीक है, रावण को मारा, तो यहाँ रावण नहीं लिखा है, यहाँ पे खाली जगह ऐसे दे दिया, आपको भरना होता है उचित शब्द। तो ये जो खाली स्थान जो दिया गया है डैश डैश करके, ठीक है, ये क्या है? आपका लोप चिन्ह है। उसी के बाद अपूर्ण विराम आता है। अपूर्ण विराम क्या होता है? ये समानाधिकरण या उपवाक्यों के मध्य होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम अपूर्ण विराम, यानी जो विसर्ग का चिन्ह है उसको हम अपूर्ण विराम कहते हैं। जैसे छोटी बात बड़ी बात, दहेज एक कुप्रथा है। ठीक है, दहेज एक कुप्रथा, तो यहाँ पे क्या है? समान सब छोटी बड़ी या दहेज एक कुप्रथा है, तो यहाँ पे क्या? दहेज और कुप्रथा, यहाँ पर एक उपवाक्य उसके साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, वैसे विवरण, विवरण क्या होता है? किसी कही बात को स्पष्ट करना, किसी के द्वारा, यानी कोई बात कह दी गई है उस बात को स्पष्ट करना। ज्यों का त्यों अगर लिखेंगे तो वहाँ पे ऊर्ध्वरण का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन उस बात को स्पष्ट करना ही क्या होता है? हमारा विवरण होता है। देखिए विवरण का चिन्ह ऐसे है, यहाँ पे ऐसे दो बिंदी होती है और उसमें बीच में डैश, लंबा सा डैश होता है। अब देखिए जैसे पुरुषार्थ 4 हैं, अब कोई व्यक्ति कह दिया कि पुरुषार्थ 4 हैं, अब उसको स्पष्ट करिए कैसे 4 हैं। तो पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष।
स्पष्ट हो गया। उसी प्रकार से किसी के द्वारा कही गई बात को स्पष्ट करना ही क्या होता है, विवरण होता है। अब है तुल्यता या तुलना बोधक भी कहते हैं जिसको, समानता सूचक। ये कौन सा चिन्ह है, तो ये जो बराबर जिसको आप कहते हैं ना, बराबर का चिन्ह, तो ये होता है। जैसे रवि बराबर सूर्य, यानी रवि को ही सूर्य कहते हैं, रवि की तुलना सूर्य से हो रही है, ठीक है। तुल्यता है, समानता है इसमें। 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो यहाँ बराबर यानी जो बराबर का चिन्ह होता है उसी को हम तुलना बोधक कहते हैं। आगे है समाप्ति या इतश्री का चिन्ह। जब अध्याय की या ग्रंथों की समाप्ति, जैसे मान लीजिए कोई अध्याय लिखते हुए जाते हैं, देखते होंगे एक पार्ट जहाँ समाप्त होता है तो 2 प्रकार से, या तो ऐसे डैश डैश करके बीच में 0 दे देता है, या फिर ऐसे क्रॉस कर देता है, फिर इधर डैश डैश। तो ये 2 प्रकार से चिन्ह देखने को मिलते हैं। ये कहाँ देखने को मिलेंगे, जहाँ तो अध्याय खत्म होगा, या फिर ग्रंथों के जो पार्ट होते हैं वो पार्ट जहाँ पे खत्म होते हैं वहाँ पर जो है ये इतश्री या समाप्ति का चिन्ह लगता है। कहाँ, अध्याय की समाप्ति पर। आगे देखिए विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह ये तिरछा इस प्रकार से होता है, जैसे जो सदा रहने वाला है, जो सदा रहने वाला, अब इसमें 3 विकल्प दे दिए गए, शाश्वत होता है कि सनातन होता है कि नित्य होता है, ठीक है। तो इसमें से 3 विकल्प आपके सामने है, इसमें से चुनना होता है, ठीक है। तो वही आपका होता है क्या, विकल्प चिन्ह ये है कि इसमें से तीनों में से कोई एक ही सही है, अब उचित आपको ढूंढना होता है। वैसे पुनरुक्त चिन्ह, पुनरुक्त क्या होता है, ऊपर की बात को नीचे दर्शाने हेतु, यानी जो बात ऊपर लाइन में कही गई है वही बात नीचे भी अगर लिखनी है, अगर हम नहीं लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे पुनरुक्त चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे राम घर गया तो राम घर गया, राम घर गया, अगर इसके नीचे भी लिखना है तो ऐसे पुनरुक्त चिन्ह हम दर्शा देते हैं कि शब्द ऊपर वाला जो शब्द है वही शब्द नीचे भी लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें आपको सल ना पूछो कि कैसे हैं, बिल्कुल पहले जैसे हैं, रिश्ते सारे नीचे ऊपर पैसे हैं, तुम ही बदले बदले लगते हो, तुम ही बदले बदले लगते हो, हम तो जैसे थे वैसे हैं, आके मिल लो ना एक दफ़ा, आए तुम्हारे शहर में, देख लो जैसे के तैसे हैं, हाँ वो होगा कोई राजकुमार, हम तो देख लो ऐसे हैं। तो साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।